फिनो पेमेंट बैंक का आ रहा है आईपीओ। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पेमेंट बैंक्स क्या होती है। पेमेंट बैंक इज जस्ट लाइक एनी अदर बैंक, पर उनकी साइज थोड़ी सी कम होती है। डिपॉजिट लेने पे एक लिमिट होती है और इनके पास कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं होती है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। सेकंड, हम कवर करेंगे क्या है आईपीओ के रिलेटेड वैल्यूएशन, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, उन्हें कवर करेंगे। थर्ड, आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। एंड फाइनली, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में मिलने वाला है आपको आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट आज फॉर कल का ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाइएगा, इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1,80,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। 2017 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इसी समय के आसपास ऑलमोस्ट जितनी भी पेमेंट बैंक है इंडिया में, सभी का इनकॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट सेम समय पे ही हुआ था। इन सभी बैंक को लाने का सबसे मेन कारण था टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में जितना हो सके डिजिटल इनकॉर्पोरेशन करना, डिजिटल इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। अगर हम कंपनी की बात करें तो डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। सर्विसेज की बात करें, सबसे पहला करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट सर्विस आती है डेबिट कार्ड को इश्यू करना और डेबिट कार्ड के रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। थर्ड इंपॉर्टेंट सर्विस फैसिलिटेट करना डोमेस्टिक रेमिटेंस को। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंकिंग फंक्शंस को सारे के सारे इनकॉर्पोरेट करना। फिफ्थ पॉइंट विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ कैश, जितनी भी कैश रिलेटेड सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करना। एंड फाइनली कैश मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करना। अगर हम इन कंपनी की बात करें, जो मेजर रेवेन्यू आता है या फिर एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है, वो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने की वजह से आता है। चाहे वो थर्ड पार्टी लोन्स हो, इंश्योरेंस हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो, या फिर इवन बिलिंग सिस्टम्स हो, या फिर रिचार्जेस हो, इनको प्रोवाइड करने की वजह से जो कमीशन आता है, जो रेवेन्यू आता है, वो इस कंपनी का सबसे मेन रेवेन्यू होने वाला है। उसी के साथ साथ ये कंपनी बहुत सारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और उनके लिए नेटवर्क को भी मैनेज करती है। जैसे कि हमने बात करी थी, रेवेन्यू का सबसे मेन पार्ट आता है फीस एंड कमीशन, जो आता है चाहे मर्चेंट बैंकिंग के रिलेटेड हो, या फिर कोई कमर्शियल रिलेशनशिप की वजह से हो, या फिर हो कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने की वजह से। आज के दिन कंपनी का मेन टारगेटेड पॉपुलेशन होती है एक ऐसी पॉपुलेशन इंडिया की जो आज के दिन फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट की बात करें, कंपनी के पास लार्जेस्ट नेटवर्क है माइक्रो एटीएम्स का, एंड थर्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट की ग्रोथ रेट हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। आज के दिन कंपनी के पास इंडिया में 7,24,000 से भी ज्यादा मर्चेंट्स है, 54 से ऊपर ब्रांचेस है, उसी के साथ साथ 130 प्लस कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है। तो कंपनी का नेटवर्क स्पेशली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड मिलने वाला है। अगर हम 30 सितंबर 2021 के डेटा की बात करें, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 90% डिस्ट्रिक्ट्स को ऑपरेशनल प्रेजेंस में कवर कर लिया है। उसी के साथ साथ अगर हम जून एंड 2021 के डेटा की बात करें, 6,96,513 नए मर्चेंट कंपनी ने सिंगल 3 मंथ्स में एक्वायर करे, अप्रैल से लेके जून के बीच में। अब हम चलते हैं सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव्स के ऊपर। सबसे पहला पॉजिटिव कंपनी का आता है यूनिक डीटीपी। डीटीपी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप नेटवर्क, जो कंपनी का काफी स्ट्रांग है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ये आती है कि कंपनी के पास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी कस्टमर सेंट्रिक है और कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, जो हमें सीधे सीधे पता चलता है कंपनी के ग्रोइंग रेंज की वजह से। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का मैनेजमेंट काफी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस हमें इससे भी पता चलता है कि जितनी भी पेमेंट बैंक आई थी पिछले 3 सालों में, ऑलमोस्ट 50% पेमेंट बैंक बंद हो चुकी है, पर इसने काफी अच्छी तरीके से सर्वाइव किया, और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, रिसेंट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई है। एंड फाइनली सोशल अवेयरनेस बढ़ाना इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव हमें मिल जाता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर होने वाले हैं फिनो पेटेक लिमिटेड, कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं। टोटल एसेट्स अगर हम 31 मार्च 2019 की बात करें, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, 6800 मिलियन के ऊपर है। नेक्स्ट ईयर 6200 मिलियन के आसपास, और 30 मार्च 2021 की बात करें 10,000 मिलियन के ऊपर जा चुके। एक अच्छी एसेट की ग्रोइंग रेट हमें मिल रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें 2019 में 3700 मिलियन, नेक्स्ट ईयर 6900 मिलियन के ऊपर, और 31 मार्च 2021 की बात करें 7900 मिलियन के ऊपर कंपनी का टोटल रेवेन्यू पहुंच चुका है। टोटल रेवेन्यू
टोटल एसेट्स अच्छे हैं। अब हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो सबसे मेन मुद्दे की बात होती है। 2019 में 63 करोड़ का लॉस, नेक्स्ट ईयर 32 करोड़ का लॉस, और अगर हम 30 मार्च 2021 की बात करें 20 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट आया है रिसेंट ईयर में, पिछले 3 महीने और पिछले 6 महीने की हम बात करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, पर जो पुराना लॉस का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो एक मेजर नेगेटिव हो जाता है। अगर हम पिछले 3 साल के बेसिस पे एवरेज ईपीएस की बात करें तो नेगेटिव 1.39 आता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव 5.38% आता है। नेगेटिव है दोनों के दोनों फिगर। उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, पी रेशियो की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के बेसिस पे डिसाइड करने की कोशिश करें कि कंपनी का क्या है पी रेशियो, 382 के ऊपर आता है। और अगर हम लास्ट ईयर के बेसिस पे जो प्रॉफिटेबल क्वार्टर थे उसके बेसिस पे निकालने की कोशिश करें, 234 के ऊपर का पी रेशियो आता है। बहुत हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा नया मॉडल है, पर इस मॉडल में काफी ज्यादा रिस्क भी है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए यही होता है कि कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बहुत ज्यादा है। अगर रीसेंट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आ भी जाए, उसके बावजूद भी कंपनी के पास पुराने लॉसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट नेगेटिव यह आता है कि इस कंपनी के पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ट्रेडिशनल बैंक इस कंपनी के कंपटीशन में खड़े होते हैं, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली कंपनी के पास बहुत हेवी कंपटीशन होने वाला है। अब हम चलते हैं सबसे पहले आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। सबसे पहले आईपीओ ओपन होगा 29 अक्टूबर को, क्लोज होगा 2 नवंबर को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 9 नवंबर को, रिफंड स्टार्ट होगा 10 नवंबर से। रिफंड मिलने में स्पेशली इस आईपीओ में थोड़ा डिले हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 2 से 3 दिन का डिले होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है। शेयर्स क्रेडिट होंगे 11 नवंबर को और लिस्टिंग होने की टेंटेटिव डेट है 12 नवंबर। लॉट साइज होने वाला है 25 शेयर्स का एक लॉट और वैल्यू होने वाली है 14,425 रुपीज। एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं, क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी आराम से ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आईपीओ से पहले 100% प्रमोटर होल्डिंग है, आईपीओ के बाद 75% की प्रमोटर होल्डिंग होने वाली है। 560 से लेके 577 का प्राइस बैंड आएगा, हमें यूज करना है कट ऑफ प्राइस। उसी के साथ साथ बात करें बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। आईपीओ का साइज छोटा है, टोटल आईपीओ का साइज है 1200 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू होगा 300 करोड़ का और बाकी 900 करोड़ होने वाले हैं ऑफर फॉर सेल का। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है टीयर 1 कैपिटल की बेस रिक्वायरमेंट। इसे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपेट भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। उसको पूरा करने के लिए कंपनी को मेन पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है। साथ ही साथ कंप्लीट ऑफर को पूरा करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन्हें ये कंपनी एक्सपेंडिचर में यूज करने वाले हैं। अब इससे पहले कि मेरे पर्सनल ओपिनियन पे जाए, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर चुनने का प्रोसेस मिल जाएगा। वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं, पर आपको मेंबरशिप मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप पे। लिंक आपको और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर बात करें इस आईपीओ की, ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस आईपीओ का कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसका मेजर कारण यह है कि अभी तक हम इसकी डिमांड और सप्लाई को समझ ही नहीं पा रहे। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी आईपीओ हो सकता है। ये ऐसा आईपीओ नहीं है जिसके ऊपर मैं आराम से पहले दिन बोल दूं कि एग्रेसिव आईपीओ है, मैं आराम से अप्लाई करूंगा, ऐसा ये आईपीओ नहीं होने वाला। फाइनल डे पे स्पेशली एचएनआई की फंडिंग कैसी होती है उसके बेसिस पे मेरा पर्सनल डिसीजन इस आईपीओ में होने वाला है। बहुत ही ओके आईपीओ हम बोल सकते हैं आज के दिन। क्या प्रॉफिट आएगा लिस्टिंग पे या नहीं आएगा, आज के दिन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसी सेम डेट पे काफी सारे आईपीओ क्लैश भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से एचएनआई फंडिंग जितने से भी हल्के से भी पुअर आईपीओ उनमें काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी। इसीलिए इस आईपीओ में मैं अपना पर्सनल डिसीजन फाइनल डे पे बताऊंगा। जो भी होगा आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, उसी के साथ साथ यूनिक मॉडल है, पर इस सेम यूनिक मॉडल की बाकी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 50% कंपनीज 3 साल के अंदर बंद भी हो गई है, इसलिए रिस्क बहुत ज्यादा हमें दिख रही है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।